हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं हमने महाराष्ट्र 10th बोर्ड के लिए मैथ्स 1 की एक पूरी सीरीज स्टार्ट की है। तो आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसमें हम क्या क्या देखेंगे? इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उनको देखेंगे, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है उनको देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस मिलते हैं उनका क्या रिलेशन होता है, उससे क्या वैल्यूज मालूम पड़ती है, वो सभी चीजें देखेंगे। प्लस हम उनके बहुत सारे एप्लीकेशन देखेंगे, तो सभी चीज देखते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो चलिए अब हम अपने बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। देखिए, मैं आपको एक 4 पॉइंट आपको बताता हूं, वो 4 पॉइंट आपको याद रखनी है। पहली पॉइंट है आपका जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन। तो जब कभी भी आपको इक्वेशन शब्द सुनाई दे, ओके, तो इसका सिंपल मीनिंग होता है कि वहां पे एक इक्वल टू साइन होना चाहिए। दूसरी चीज ये बोला गया कि क्वाड्रेटिक है तो यहां पे जो मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम पावर जो होगा वो 2 होना चाहिए। ओके, मैक्सिमम पावर 2 मतलब एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर जो भी वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम पावर रहेगा वो 2 रहेगा। और ये मैक्सिमम पावर 2 कब हम देखेंगे, कब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे? जब डिनोमिनेटर में कोई भी 1/x या 1/y वाला वेरिएबल नहीं रहेगा। आप बोलोगे सर इसका क्या मीनिंग हो रहा है, मैं आपको सब बताता हूं। चलिए अब पहले हम पूरा अच्छे से देखते हैं कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दिया है जिसमें बोला गया है एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे सबसे पहली चीज हम क्या चेक करते हैं? हम सबसे पहली चीज यहां पे जो चेक करेंगे वो हम चेक करेंगे कि इक्वल टू साइन है कि नहीं। जी हाँ, इक्वल टू साइन तो है, मतलब फर्स्ट स्टेप ये है कि ये इक्वेशन तो है। अब हमने क्या बोला था कि सेकेंड स्टेप क्या होगा कि मैक्सिमम पावर कितना है। आप बोलोगे सर मैक्सिमम पावर 2 तो है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ? नहीं, मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था कि डिनोमिनेटर पार्ट में कहीं पे भी x नहीं होना चाहिए। और यहां पे आप देख रहे हो x है, तो पहले इसको आप निकाल दीजिए, डिनोमिनेटर के पावर को आप सॉल्व कीजिए। तो जब आप डिनोमिनेटर के पावर को आप सॉल्व करते हो तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? डिनोमिनेटर के पावर एक्स स्क्वायर बाय एक्स, मतलब ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय एक्स आपको क्या बन के मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा x प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो अगर आप देखोगे ये हो गया 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या हुआ स्टूडेंट्स? यहां पे जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आपको समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको कैसे देखना। हमको डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल है तो उसको पहले निकालो, ठीक है, उसको सॉल्व करो कि ताकि डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल ना हो। जब वो वेरिएबल नहीं होता तो उसके बाद बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये आपका जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कई लोग बोलेंगे हाँ सर ये तो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नहीं, ये भी नहीं है। आप बोलोगे कैसे सर? यहां पे इक्वल टू साइन नहीं है स्टूडेंट्स। जब इस पे आगे इक्वल टू साइन लिख के कोई एक वैल्यू रहेगी तो वहां पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। सो अब इस केस में अगर हम देखें कि इसको अगर हम निकाल देते हैं और यहाँ पे अगर कुछ इक्वेशन करके कुछ भी वैल्यू हो, एनी इंटीजर हो या मतलब रियल नंबर जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए, तो ये है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 0 हो गया, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले चेक कर लेते कि क्या क्या हमारे 3 फंडास थे कि इक्वल टू साइन होनी चाहिए, है, डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, नहीं है, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, यस है। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कई लोग मुझे बोलेंगे कि सर अगर एक्स स्क्वायर का टर्म है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पे x का टर्म नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म है। यस, आपके इक्वेशन में स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, भले बाकी टर्म रहे या ना रहे। इवन दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं जरा पीछे करता हूं, इवन ये भी जो है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहीं पे भी जहां पे स्क्वायर का मैक्सिमम टर्म है इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो पहली चीज आपको ये चीज समझनी है कि हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले इक्वल टू साइन होना चाहिए, फिर मैक्सिमम पावर उसमें 2 होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम पावर देखने के पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो उसके डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं रहेगा।
तो कुछ लोग कहेंगे कि सर ये चलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, ये चलेगा, बिकॉज जो डिनोमिनेटर में वो इंटीजर है, वो बेसिकली आपका कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आपको कहीं कहीं पे ऐसे टर्म दिए रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जब कभी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखते हो ना, तो इसमें होता क्या है कि इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे ना आपको एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। कैसे होता है? वो हमेशा होता है ax स्क्वायर, ओके, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, ये जो एक्स स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या हो गया, 1x स्क्वायर ना, तो हमें क्या मिल रहा है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5। तो अगर आप हमेशा इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाते हो स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो इसका एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 2, तो हमको किस फॉर्म में बनाना है, पहले हमको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, y स्क्वायर, अब यहाँ पे y का टर्म तो है नहीं, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोलेंगे प्लस 0y, और हमको मालूम है कि इक्वेशन का जो फॉर्मेट है उसमें इक्वल टू 0 होना चाहिए था, तो ये जो 2 है इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम कंपेयर करेंगे a वाई स्क्वायर प्लस, क्योंकि देखिए वेरिएबल है तो उसमें आपको y हो या x हो चलेगा, बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये याद रखना कि दोनों साइड ये पहले इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब ये 0 गए तो अब आपको क्या मिला, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू 3। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा आपको इस फॉर्मेट में बनाना है। कहीं पे कुछ वेरिएबल नहीं दिए तो आप बनाइए। तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये चलेगा क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 0y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे भी तो इंटीजर नहीं, जो y स्क्वायर के साथ का जो नंबर होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो स्टूडेंट्स। y स्क्वायर के साथ, y मतलब जो स्क्वायर वाला टर्म है वो नॉन जीरो, खासकर इसके लिए। बाकी जीरो रहेगा, ये जीरो रहेंगे, ये जीरो रहेंगे, चलेगा, लेकिन ये पार्ट शुड ऑलवेज बी नॉन जीरो, ठीक है, जीरो नहीं। तो आप बोलोगे सर a एंड b की क्या, a b c की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, एनी वैल्यू। a के केस में क्या है, a इज इक्वल टू एनी वैल्यू, ठीक है, कोई भी वैल्यू जो रियल वैल्यू मतलब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, ठीक है, कोई भी मतलब डेसिमल में हो कुछ भी। लेकिन एक चीज और भी याद रखना कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जो हमने अभी देखा था, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली b एंड c के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, मतलब वो सिर्फ रियल वैल्यू होनी चाहिए, सिर्फ रियल वैल्यू। सो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे कंडीशन याद रखिए कि a की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए एंड रियल वैल्यू, एंड बी एंड सी के लिए आपकी रियल वैल्यू से होनी चाहिए, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, रियल वैल्यू। तो चलिए अब हम देखेंगे आपके एक्सरसाइज में से कि कौन से क्वेश्चंस जो है वो बताते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम जो आपके एमसीक्यू से या बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहले हम डिटेल में देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्या क्या है। तो यहाँ पे आप जा रहे हैं, आपको एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोला है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको बोला जा रहा है डिसाइड करो कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला अगर आप देखोगे ये वाले पार्ट पे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो सबसे पहले क्या देखो, इक्वल टू साइन है, यस है। फिर उसके बाद देखो डिनोमिनेटर में कोई x तो नहीं है, नहीं है। उसके बाद मैक्सिमम पावर 2 है, यस है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा है फर्स्ट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड में देखेंगे 9y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू साइन है, यस है। यहाँ पे आपको y का जो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, नहीं है। मैक्सिमम पावर 2 है, यस है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे थर्ड वाले में इक्वल टू साइन है, यस है।
डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं है, मैक्सिमम पावर 2 है, नहीं, मैक्सिमम पावर 3 है, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड वाला नहीं है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे l+2 l-5, तो इसको आपको पहले सॉल्व करना पड़ता है। आपको जब आप इसको सॉल्व करेंगे, फोर्थ वाले खासकर, ठीक है, जब आप फोर्थ वाले को सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने के बाद ऐसा मिलता है l² - 3l - 10 = 0। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका सिंपल मीनिंग हो गया कि इक्वल टू साइन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई l नहीं है, एंड आपका मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ऐसे ही कुछ MCQs जो CET देने वाले 11th स्टैंडर्ड के लिए, उनको भी ऐसे ही आएगा। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ दम इज नॉट A B C D, आपको डिसाइड करना कि कौन सा है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा और डिटेल में कि रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और सारी चीजें को हम ध्यान से देखेंगे। तो चलिए अब हम और ज्यादा डिटेल में देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? देखिए, हमने लीनियर इक्वेशन देखा था जहां पे हम बोलते थे 5x + 3 = 7। तो इससे हमको क्या मिला था? x की वैल्यू मिल गई थी 5x = 7 - 3 विच इज इक्वल टू आपका 4, 5x = 4, देयरफॉर x = 4/5 विच इज इक्वल टू 0.8। ठीक है, 0.8 आ गया। ये आपको x की वैल्यू मिल गई। तो इससे आपको x की, मतलब एक लीनियर इक्वेशन था, एक वैल्यू। इसके पहले वाले में अगर आपने देखा होगा कि हमने बोला था कि दो लीनियर अगर इक्वेशन रहेगा, जैसे 5x + 2y = 3 एंड 2x + 1y = 1, अगर कुछ ऐसा है तो जब आप इसको सॉल्व करते थे तो आपको x की कुछ एक वैल्यू मिलती थी एंड y की भी कुछ एक वैल्यू मिलती थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन अब क्वाड्रेटिक क्या बताता है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको सॉल्यूशन ना एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता था, लेकिन क्वाड्रेटिक में ना आपको हमेशा 2 सॉल्यूशन मिलते हैं। अब वो 2 यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, 2 अलग सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। मतलब अगर आपको कहीं पे ऐसा लिख के दिया गया है x² + 2x + 1 = 0, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे अगर आप देखोगे लीनियर नहीं, ये स्क्वायर के टर्म में, तो यहाँ पे जो स्क्वायर होता है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, यहाँ पे जो स्क्वायर है इसका मीनिंग ये बताता है कि x की 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है आंसर के लिए। यहाँ पे देखिए, जब स्क्वायर में होता है, क्यूब हुआ तो मतलब 3 पॉसिबल है, तो यहाँ पे x की कौन सी वैल्यूज हो सकती है? यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो होगा आपका, अभी इस केस में मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज कर देता हूं ताकि आपको और ज्यादा इजी हो जाए। समझ लीजिए मैं यहाँ पे बोल देता हूँ x + 5, यहाँ पे मैं इसको कलर चेंज रखता हूँ पूरा, ओके, x² + 5x + 6 = 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? x की 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। अब इसका अगर आप आंसर देखोगे तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कैसे मिलेगा? x + 3x, x + 2x + 6। मैं आपको बताऊंगा कि इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको पहले एक ट्रिक कुछ बता रहा हूँ, उसके बाद आपको पहले बेसिक्स थोड़ा सिखा दूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब हम आपको अच्छे से इसको पूरा सिखाएंगे। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? x + 2 या x + 3 = 0। तो इससे हमको क्या मिलता है? या तो x की वैल्यू -2 है, क्योंकि ये टर्म पूरा, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता तो आपको समझ में आएगा, या तो x + 2 = 0 है या x + 3 = 0 है। तो इससे क्या मिलेगा हमें? इससे हमें मिल सकता है x की वैल्यू -2 हो या x की वैल्यू -3 हो। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे डिसाइड किया? देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, मैं कलर चेंज करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखेगा कि जब ये x की वैल्यू -2 है, इस वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखिए, आपका इक्वेशन पूरा सेटिस्फाई होगा। -2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, -2 मतलब -10, -2 × 5 मतलब -10 हो गया, +6। मैं सिर्फ x के जगह पे वो टर्म्स डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे x की जगह पे मैंने टर्म डाल दिया तो पूरा मिला के ये हो जाता है 0। तो आपका इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होता है। सो आपको x की जगह पे -2 डालोगे या x की जगह पे -3 डालोगे, तीनों के केस में आपको, दोनों के केस में आपको आंसर सेम आएगा। तो इससे एक चीज ये समझ में आती है कि इस इक्वेशन के 2 पॉसिबल आंसर्स है। अगर यहाँ पे क्यूब होता स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 होता, तो यहाँ पे आपको 3 पॉसिबल आंसर्स मिल सकते थे। तो अब आपको समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
जो स्क्वायर का मीनिंग है उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे बताया जाता है कि दो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। अब वो आंसर सेम भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमको -2 -3 मिला, मतलब सेम नहीं है, और कभी हमको अलग भी मिल सकते हैं। तो ये चीज आपको समझनी होगी। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। मैंने इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, हम इसको अच्छे से देखते हैं। x² + 5x + 6 = 0। तो सबसे पहले आपको ax² + bx + c के फॉर्म में लाना है, जैसे हमने यहाँ पे ला दिया, तो इसको हम बोल देते हैं कि 1x²। अब यहाँ पे 1x² है। अब आपको ना ये दोनों नंबर जो a है, मतलब आपका कैसा इक्वेशन बना, आपका इक्वेशन अगर मैं देखूँ तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे हमेशा लास्ट में याद रखिए कि 0 होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको लेके आओ और 0 बनाओ, मतलब कोई नंबर है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, a = 1, b = 5 एंड c = 6। सो आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, दो ऐसे नंबर जिसको मैं बोलता हूँ, दो नंबर कौन से होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा अगर हम करते हैं, तो हमको वो जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो a इंटू सी मिलनी चाहिए। एंड अगर हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो वो वैल्यू जो है वो हमको b के बराबर मिलनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं। अभी हमारे केस में देखो a इंटू सी कितना होता है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 6, 1 इंटू 6 is 6। तो ऐसे कौन से नंबर है कि जिनको मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 6 आएंगे। आप बोलोगे सर बहुत नंबर आएंगे, 1 और 6 को मल्टीप्लाई करो, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो 6 आएंगे, दो पॉसिबिलिटी है। लेकिन साथ ही साथ हमको इसके साथ एक चीज और भी देखना कि उनका एडिशन भी, जो दो नंबर है उनका एडिशन शुड ऑल्सो बी इक्वल टू b। b की वैल्यू क्या है 5। तो ऐसा कौन सा नंबर है, अगर 1 और 6 देखोगे तो उनकी जो वैल्यू है और जो यहाँ पे 2 और 3 है, इन दोनों में से कौन सा ऐसा कि जिनका एडिशन इज 5, वो बेसिकली 2 और 3 वाले। तो अल्फा एंड बीटा क्या हुआ, जो दो नंबर हम ढूंढ रहे थे वो क्या है 2 और 3। तो आपको वही चीज लिखनी है। अभी मैं यहाँ पे बैक जाता हूं, आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आप लिखोगे, ये तो 6 था, यहाँ पे अभी आपको दो नंबर ढूंढने हैं। तो आपको ये जो बीच वाला जो 5 है ना, इसको आपको तोड़ देना उसी नंबर के फॉर्म में, मतलब x² प्लस यहाँ पे कौन सा नंबर थे 2 और 3 था ना, तो इसको लिख दो 2x प्लस 3x। तो ये हो गया टोटल, देखो 5x होता है बराबर, प्लस 6 = 0। तो मतलब नंबर ऐसे ढूंढना है कि जो उनका मल्टीप्लीकेशन हो। अब अगर हम इन दोनों को देखें तो इसमें से x कॉमन निकलता है, तो x + 2 प्लस साइन। अब इन दोनों को देखें तो इसमें से सिर्फ 3 कॉमन निकलता है, x + 2 = 0। तो अगर आप ध्यान से देखते हो स्टूडेंट्स, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, तो ये वापस कॉमन निकल सकते हैं। तो जब हम इनको कॉमन निकालेंगे हमको क्या मिलेगा, x + 2 एंड x + 3, इनको कॉमन निकाला = 0। हमें ये चीज मिल रहा है x + 2 एंड x + 3। तो इसको मैं क्लियर लिख देता हूं, x + 2 इंटू x + 3 = 0। ठीक है, x + 2 एंड x + 3 = 0। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, इससे हमको ये मालूम पड़ेगा कि देखो दो बोल रहा है, दो नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे x + 2 एक नंबर हो गया एंड x + 3 एक नंबर हो गया, इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 आएगा। तो कभी भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 होता है तो क्या हो सकता है, या तो उनमें से कोई एक नंबर 0 रहे या तो दोनों नंबर 0 रहे। तो इसलिए हम बोलते हैं या तो x + 2 = 0 और x + 3 = 0। तो इसी के बेस पे हम सॉल्व कर देते। तो इससे हमको मिलता है क्या, x = -2 और इसके बेस पे हमको मिलता है x = -3। तो ये हो गया आपका आंसर उस इक्वेशन का। ये दो नंबर अगर आप डालोगे उस इक्वेशन में तो वो इक्वेशन पूरा लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड सेटिस्फाई कर देगा। तो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे सॉल्व किया जाता है। दिस इज द वे हाउ यू सॉल्व। ओके, हम कोई एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम यहाँ पे लेते हैं, समझिए 2y² प्लस, या मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, माइनस आपको 6y। ओके, मैं सिर्फ क्वेश्चन ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ एंड आपको आएगा कि माइनस, यहाँ पे आ गया आपका 4 = 0। ठीक है,
तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इसको स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। वो क्वेश्चन को हमने बना दिया 2y² - 6y एंड -8 = 0। अब आप बोलोगे कि ठीक है सर, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है, दो नंबर कि जिनका मल्टीप्लिकेशन जो अल्फा एंड बीटा रहे उनका मल्टीप्लिकेशन जो रहे वो आपको मिले 2 एंड -8 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 2 × -8 इज -16 एंड उनका एडिशन जो रहे वो आपको 6 मिलना चाहिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा शुड इक्वल टू -6। सो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई किया तो वो -16 होंगे एंड उनको हमने ऐड किया तो -6। तो अगर आप देखोगे वो दो नंबर जो होते हैं वो आपको सोचना पड़ता है ऐसे, तो दो नंबर होते हैं -8 एंड +2। सो अगर आप देखोगे -8 को +2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -16 भी मिलता है, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे आप अगर इसमें ऐड भी करोगे तो उनके बीच में -6 आता है। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको पूरा, अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे हम कैसे इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि 2y² + 2y, याद है हमको -6 करने का, एंड -8y -8 = 0। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, 2y कॉमन निकल रहा है, बचेगा क्या y + 1, और यहाँ पे -8 कॉमन आया तो फिर से y + 1, क्योंकि -1 हमने -8 बाहर निकाला, तो दोनों ये सेम आ रहे हैं, तो अब हम इनको भी कॉमन ले सकते हैं, मतलब 2 + -8 एंड y + 1 = 0। तो आपको ये दो चीज मिल रहा है कि 2y - 8 एंड y + 8। इसको मैं थोड़ा क्लियर करके लिखता हूँ। सो 2y - 8 इंटू आपका आएगा y + 1 = 0। तो आपके वैल्यूज क्या आ सकते हैं, वैल्यूज आएंगे या तो 2y - 8 = 0 और y + 1 = 0। तो इससे हमको क्या मिलेगा, y की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 4, क्योंकि 8 / 2, और इससे हमको क्या मिलेगा, y की वैल्यू = -1। तो दो वैल्यू मिल गई ना, यही आपका आंसर है। इनको इस वैल्यू को अगर आप क्वेश्चन में डाल के देखोगे तो आपको सेम लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो ये तरीका हुआ। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये नंबर डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है, इसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं है, वो भी है हमारे पास, हम उसको अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी आगे पूरा सीखने वाले हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपके चैप्टर नंबर 1 में, अगर आप देखोगे फर्स्ट एक्सरसाइज के जो पार्ट्स थे उसमें आपको बताया कि कैसे इनको सॉल्व करना है। हम आगे बहुत ज़्यादा ट्रिक्स सीखने वाले, तो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अभी आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, ये देखिए, इफ x = 5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज। सो अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, आपको बोला गया है कि x = 5 इज अ रूट, ठीक है। जब कभी भी रूट होने का मतलब क्या होता है कि जो इक्वेशन है वो उसमें अगर आप वैल्यू डालोगे तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। मैं आपको बताता हूँ सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, फिर चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो आपको क्या बोला गया, x = 5 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट है। तो रूट मतलब क्या होगा कि अगर आप x के जगह पे ये वैल्यू डालोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम मिलेगा। तो चलिए हम x की जगह पे 5 की वैल्यू डालते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, k × 5 का स्क्वायर मतलब 25 - 14 × 5 और -5 = 0। ये क्या हो गया, 25k, यहाँ पे 14 5 कितना होता है आपका -70 -5, यहाँ पे कितना मिलेगा, 25k - 75 = 0। 25k = 75, तो इससे हमको क्या मिलता है, k = 3, क्योंकि 75 / 25 इज 3। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि रूट का जो भी वैल्यू दिया है ना, मतलब उसका रूट शब्द जब दिया रहता है तो इसका मतलब है कि ये जो आंसर हमने अभी अभी ढूंढा, जैसे हमने बहुत सारे वेरिएबल्स के लिए आंसर ढूंढा ना, तो ये इस तरीके से मिलता है कि अगर आप उसमें डाल दोगे तो ये साइड का जो आंसर रहेगा वो इसके बराबर निकलता है। तो इस चीज को आपको समझना होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम और आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या यहाँ पे देखो आपको दिया जनरल फॉर्म, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ax² + bx + c। तो यहाँ पे x जो टर्म दिया, अगर आपको y दिया है क्वेश्चन में तो आप y इस्तेमाल कीजिए, z दिया तो z, लेकिन याद रखिए कि a जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए और a b c रियल नंबर होना चाहिए, कोई इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको बोला है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिसाइड वेदर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो आपको मैंने पहले ही बताया, जैसे ये देखिए पहला वाला हम एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर, जैसे ये वाला को मैं बात कर रहा हूँ, ये जिसको मैंने सिलेक्ट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। पहला नियम क्या होता है, इक्वल टू साइन है, यस है। उसके बाद देखो डिनोमिनेटर में कोई साइन है क्या, डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल है, नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है। मैक्सिमम पावर 2 है, यस, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। फिर दूसरा आपको एक क्वेश्चन दिया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लाना, तो मतलब सिर्फ आपको शफलिंग करनी है यहाँ पे। फिर आपको बोला गया कि रूट ढूंढो, यहाँ पे आपको बोला जाता है कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये वाला क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। आपको ये क्वेश्चन दिया और पूछ रहा है कि क्या x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 उसका रूट है क्या। कैसे मालूम पड़ेगा, सीधा ये वैल्यू डाल दो 1 की, x की वैल्यू 1 कर दो और सॉल्व करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब है, और नहीं है तो फिर नहीं आएगा। सो मैं आपको इसको मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, x1 एंड x माइनस 1। चलिए अब हम इसमें बढ़ते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। सो आपको बोला गया है कुछ इस तरीके से, आपको पूछा गया कि क्या ये जो दोनों है ये रूट है क्या। आपको करना क्या है, पहले लेफ्ट हैंड साइड में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड में पहली वैल्यू डालिए, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, 1 का स्क्वायर 1 है, 4 इंटू 1 4 है, माइनस 5, 5 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। यस, इट्स मैचेस विद द राइट हैंड साइड, मतलब पहला वाला तो रूट है। अब हम और जाते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, दूसरे वाले के लिए हम देखते हैं। अब हमको क्या डालना है, अगला वैल्यू क्या बोला है, -1। तो पहला वाला तो है, इतना हमने देख लिया। अब -1 डाल के देखते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये हो जाएगा -4 माइनस 5। तो आपका कितना आएगा, ये होगा आपका 1 - 4 मतलब -3 - 5 विच इज इक्वल टू -8। तो ये इससे मैच नहीं होता, तो ये उसका रूट नहीं है। ऊपर वाला रूट है, नीचे वाला नहीं है। तो इस हिसाब से आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन का रूट है कि नहीं, वो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट सॉल्व करते जाने हैं। फिर अभी हम और थोड़ा आगे जाते हैं, तो आपको यहीं पे के वाला प्रॉब्लम जैसे हमने सॉल्व किया कि रूट है तो आप सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड अननोन वेरिएबल को ढूंढ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम आगे देखते जाते हैं। अब अगला जो फैक्ट आता है वो है फैक्टोरियल मेथड, कि जैसे हमने अभी जो सॉल्व किया था वो आपका फैक्टराइजेशन का मेथड होता है, कि जैसे हमने अभी सॉल्व किया कि डिफरेंस बना के आप उसको सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में ना स्टूडेंट्स आपको एक स्क्वायर मेथड भी दिया है, बहुत सारे मेथड। देखिए ये जो प्रॉब्लम्स है ये जैसे हमने अभी सॉल्व किए थे कि नंबर ढूंढ के, वो आपका होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको क्वेश्चन में अगर दिया गया है फैक्टराइजेशन मेथड, बोर्ड एग्जाम के अगर आप पेपर लिखते हो थियरी पेपर, तो उसमें आपको यही मेथड सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सीईटी जो आप 11th के एडमिशन के लिए आप सीईटी दे रहे हो, तब आपको फैक्टराइजेशन मेथड लिखा रहे या कोई भी मेथड, आपको आंसर से मतलब है। अगर आप किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे आपको आंसर सेम आने वाला है। तो अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो या फॉर्मूला मेथड जो हम आगे सीखने वाले हैं स्क्वायर मेथड, तो सभी से आपको सेम आंसर मिलने वाला है। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो मेथड आपको आता है उसी मेथड से आप फटाफट सॉल्व कर लेना। सो उस तरीके से, और एक ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि एमसीक्यूज में कैसे आपको एक ट्रिक सॉल्व करना है। तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, यहाँ पे आपको बोला गया कि फैक्टराइजेशन मेथड को कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट आपको बोला गया सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहाँ पे आपको बोला गया कि स्क्वायर मेथड के थ्रू आपको सॉल्व करना है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्क्वायर के रूप में सॉल्व करें, कि कहीं पे हमको कुछ स्क्वायर आ रहा है क्या, हम उस तरीके से इस चीज को सॉल्व करने वाले। तो मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है।